अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। उम्मीद थी कि आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की खुशखबरी मिलेगी। उम्मीद थी कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के खुशगवार असरात महंगाई की चक्की में पिसते पाकिस्तानी आवाम पर भी जाहिर होंगे और ताज़ा जश्न आज़ादी मनाने की हकीकी खुशी और जोशो जज्बा दिखाई देगा। मगर सब उम्मीदों पर औस पड़ गई जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। आवाम की कैफियत क्या होगी जो पाई बचाकर पेट का दोज़ख भरने की तगोदों में मसरूफ हैं। आवाम को झटका तो लगा, लेकिन इससे भी बड़ा झटका मरियम नवाज की ट्वीट से लगा, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर नाराजगी का इजहार किया और मीटिंग ही छोड़कर चले गए। हैरत है, इजाफा उनकी अपनी हुकूमत पे हो रहा है। सबरी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए हैं, फिर ये रिएक्शन हकीकी से ज्यादा सियासी महसूस होता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस तनकीद में अपना हिस्सा डाला और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। साथ ही शिकवा किया कि इस फैसले पर उनसे मुशावरत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हम सब इस हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं और आवाम को रिलीफ देना ही हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को आसान हदफ जानकर खुलकर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यही नहीं, आज वफाकी काबीना के इजलास में भी मिफ्ता इस्माइल ने जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने पर काबीना को एतमाद में लिया तो उन्हें सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। खुर्शीद शाह समेत दीगर इत्तेहादी जमात के अरकान ने मिफ्ता इस्माइल से सख्त सवालात किए, जिस पर मिफ्ता इस्माइल वजाहतें देते रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मिफ्ता इस्माइल से सहाफियों ने तुंदो तेज सवालात किए और पूछा कि आप तो कहते थे कि पेट्रोल की कीमतें मजीद नहीं बढ़ेंगी, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि कीमतें नहीं बढ़ेंगी, बल्कि मैंने कहा था कि मजीद टैक्सेस नहीं लगेंगे। साथ में बात की वजाहत भी दी कि यह फैसला वजीर आजम का था, क्योंकि समरी उनके पास आई और उन्होंने बगैर रद्दोबदल की वजीर आजम को भेज दी। ऑटोमेटिक होता है, ये ओगरा से आता है, ओगरा से पेट्रोलियम डिवीजन पे जाता है, ओगरा का एक नोट होता है, पेट्रोलियम डिवीजन उसको समरी में कन्वर्ट करता है, समरी फाइनेंस को भेज देता है। फाइनेंस इसमें अगर टैक्स लगाना हो तो लगा देता है, कम करना है तो कम कर देता है। अब हमने ना इसमें टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको मिफ्ता इस्माइल वजाहतें देते रहे, तौजीहात पेश करते रहे, अपना दिफा करते रहे, सहाफ़ी तुंदो तेज सवालात करते रहे, मगर मिफ्ता इस्माइल के पास एक ही जवाब था कि ओगरा की तरफ से समरी आई, समरी एज इट इज़ वज़ीर आज़म को भेजी गई, वज़ीर आज़म ने उस पर दस्तखत कर दिए। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि असल में वज़ीर आज़म के दस्तखत समरी मंजूर हुई है, इसमें उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के फैसले पर अपने ही ओहदेदारान, इत्तेहादियों के अलावा अपोजिशन की जानिब से भी खासी तनकीद की जा रही है। अपोजिशन इस पर क्या तनकीद कर रही है वो भी आपके सामने रखते हैं। एक और पेट्रोल बम मिल गया है और फिर वो रो रही है मरियम झूठी कि मैं तो इससे हम नहीं मानते और मेरा बाप डैडी नहीं मानता। तो भाई डैडी आए, जेल काटे, पाकिस्तान वापस आई, किसने रोका है? अपने भाई को हटाए, इंपोर्टेड हुकूमत बन के जो बैठा हुआ है उसका भाई। अब शीरी मजारी साहिबा मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बना रही है कि उनकी तरफ से जो ट्वीट की जा रही है वो सियासी ड्रामा है। ऑपोजिशन की तरफ से तनकीद, एक तरफ अवाम भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर बरहम है और सवाल कर रहे हैं कि ये तो कहते हैं कि हम महंगा पेट्रोल लेकर सस्ता नहीं बेच सकते, लेकिन अब आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता है तो फिर ये कीमतें कम करने की बजाय बढ़ा क्यों रहे हैं? आलमी मंडी में सस्ता पेट्रोल पाकिस्तानी कौम के लिए सस्ता क्यों नहीं है? जिस वक्त आलमी मार्केट में तेल महंगा हो रहा था उस वक्त हुकूमत का क्या वो भी आपके सामने रखते हैं। मुल्क नहीं है अपनी कीमतें खरीद से कम सतह पर पेट्रोल बेचता हो। पेट्रोल और डीजल का बड़ा एक बुनियादी असूल होता है कि इसको आप कीमतें खरीद से कम नहीं बेच सकते। अब कीमतें खरीद कम है लेकिन कीमतें फरोख्त ज़्यादा है और माहिरीन के मुताबिक जो डिफरेंस है वो तकरीबन 70 रुपए का है। 70 रुपए तक आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है लेकिन नहीं दिया जा रहा है। इसके बरक्स आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने पर आवाम को क्या उम्मीद दिलाई गई थी कि जब पेट्रोल सस्ता होगा तो उस वक्त हुकूमत क्या करेगी, वो भी आपके सामने रखते हैं। का एक एक पैसा ये कौम के हवाले किया जा रहा है। आइंदा भी आलमी मंडियों में अजनास की, तेल की कीमतों में कमी होती रहे, जो कि हम अपनी कौम के हवाले करते रहेंगे इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया है कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने आवाम को रिलीफ दूंगा। वैसे तो ये वो साउंड बाइट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं जो जितनी बार भी सुने जाएं वो कम है। अब बार बार सुनना चाहिए और बार बार सुनाना चाहिए कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और मरियम नवाज साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर है वो क्या कहा करती थी। ये वो तिफल तसलियाँ हैं, ये वो वादे हैं जो सियासी स्टेज के ऊपर खड़े होकर सियासी जलसों में दिए जाते हैं, लेकिन आज सूरत हाल इससे बिल्कुल बरक्स है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी क़मर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी इस पर खासी तशवीश है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इस फैसले पर आपको यानी पीपल्स पार्टी को यानी एलाइज को एतमाद में नहीं लिया गया?
देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत की तरफ से किया गया फैसला, हम हुकूमत का हिस्सा है तो हमें हम उस फैसले का भी हिस्सा है। एतमाद में ना लिया जाना ये मुमकिन नहीं होता कि हर फैसले में हर वक्त आपको एतमाद में लिया जाए। ये कीमतों जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, इसमें एडजस्टमेंट्स जो होती है ये तो एक ऑटोमेटेड फार्मूले के तहत है। यकीनन इस पे कंसर्न है कि जी लोगों का भी कंसर्न है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरी हैं, इधर पाक रुपीस बेहतर हुआ है, डॉलर की कीमत गिरी है, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ? तो पेट्रोलियम मसनूआत में एक में इजाफा हुआ, दूसरे में कमी हुई है। पेट्रोल जो है वो हमारे मुल्क में बड़ा कम इस्तेमाल होता है निस्बतन डीजल के, तो डीजल में कमी हुई भले थोड़ी है, लेकिन ये क्योंकि पिछले हफ्ते की एडजस्टमेंट होती है, लिहाजा हुकूमत ने जब पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते कीमतें कम की थी, उस वक्त तो आलमी मंडी में जो डॉलर की कीमत थी वो इस तरह नहीं कम हो रही थी, लेकिन उस वक्त कम की गई थी। तो ये एक ऑटोमेटेड फार्मूला होता है, इसमें हर वक्त हुकूमत के लिए या जो भी फैसला डिस्पाइट दैट उस वक्त जो डॉलर की कीमत थी वो आज की डॉलर की कीमत से फिर भी ज्यादा थी। उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ऑयल की प्राइस थी वो आज की ऑयल प्राइस के मुकाबले में ज्यादा थी। उस वक्त एक इंप्रेशन मिलता है क्योंकि पंजाब में बाई इलेक्शन हो रहा था तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई। आज पेट्रोल की प्रोडक्ट्स की कीमतें कम हो रही हैं, डॉलर तेजी से नीचे आ रहा है, लेकिन ये असर आवाम तक नहीं पहुंच रहा है। फिर मैंने इस वजह से पीपल्स पार्टी की तशवीश से मुतालिक पूछा कि आसिफ अली, ये दुरुस्त तस्वर नहीं है। उस वक्त भी पंजाब में इलेक्शंस की बात नहीं थी, उस वक्त क्योंकि सब्सटेंशियल फर्क आया था आलमी मार्केट में और हमने उसके बाद कोई बढ़ाया नहीं है उसको। अब क्योंकि ये मैंने जैसे अर्ज किया कि ये पेमरा का एक ऑटोमेटेड फार्मूला है और आपने कुछ चीजें तय की हुई हैं, अवाम के ऊपर नया बोझ नहीं है। एक चीज की कीमत बढ़ी है और डीजल में चीजें रेट कम किए गए, तो ये नहीं है कि पेट्रोलियम मसनूआत सारी बढ़ा दी गई है। मेजर कंजम्पशन हमारे मुल्क में नंबर 1 पे डीजल में है और डीजल की प्राइसेस कम की गई हैं। जी कायद साहब, डीजल से मुतालिक तो खुद मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह चुके हैं कि 6 महीने का स्टॉक हमारे पास डीजल का पड़ा हुआ है। इसके बावजूद वो 2 रुपए 87 पैसे जो डीलर मार्जिन डीलर्स को दे दिया गया वो भी आवाम तक पहुंच सकता था। ये ठीक है कि डीजल के अंदर कुछ कीमतें कम हुई? देखिए, डीलर्स का इशू है। डीलर्स को मार्जिन इसलिए दिया गया जो भी है, जब ये डील मार्जिन उस वक्त हुआ था जब पेट्रोल की कीमत जो थी मार्केट में वो कोई 150 रुपए थी या 250 थी। अब अगर उसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ गई है तो उनका रनिंग कैपिटल बढ़ गया है, उनकी कैपिटल कास्ट बढ़ गई है और उनका कास्ट टू बिजनेस जो है वो इजाफा हो गया। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं, उनको जो स्टॉक रखने पड़ते हैं उस पर कास्ट बढ़ी है और वर्किंग कैपिटल बढ़ा है, उनको बिजली के नर्ख बढ़ाने पड़े हैं। इसी तरह मजदूरी उनको जो है मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ी है, सो उनको एडजस्टमेंट बहरहाल एक दरकार थी जो दी गई है, वो भी एक जस्टिफाइड रीजन है। ऐसे तो नहीं है कि अवाम के ऊपर बोझ डालने के लिए कोई शौक से। साहब, क्योंकि आप काबीना में बैठते हैं, आज कैबिनेट मीटिंग के अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब से कोई जवाबदही हुई, वज़रा की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा हों, वो खुर्शीद शाह साहब से मुतालिक बात आ रही थी कि उन्होंने कैबिनेट में तशवीश का इजहार किया है, फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी तशवीश का इजहार किया, इससे पहले इस तरह की खबरें भी आ रही थी। कैबिनेट में असल में क्या हुआ? देखिए, कैबिनेट में जो हुआ उसका फाइनल आउटकम यही था। जब भी कैबिनेट के अंदर कोई डिस्कशन होती है ना जी, उसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा होती है। हर बंदा यकीनन इस बात पे सारी काबीना बशमूल वजीर आजम साहब के और वजीर खजाना के सब लोग इस बात पे मुतफक्कर थे कि हमें तेल की कीमतें कम करनी है, आवाम पे बोझ नहीं पड़ने देना। लेकिन जो मजबूरी के फैसले हैं जब वो किए जाते हैं उस पर तशवीश का इजहार मैं करूँ, दूसरा करे, तीसरा करे, लेकिन अल्टीमेटली जब डिटेल फैसला होता है तो काबीना का हर मेंबर उसका हिस्सा होता है। तो अभी कायरा साहब, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो इसमें पेट्रोलियम लेवी या सेल्स टैक्स की मद में इजाफा नहीं किया गया? जी नहीं, ना सेल्स टैक्स पे इजाफा किया गया है, ना इस पे कोई टैक्स लगाया गया है। कुछ चीजें वो हैं, देखिए जिस तरह आपका कंसर्न है हमें आपसे भी ज्यादा है। हमने तो लोगों से वोट लेने होते हैं, हम तो लोगों के नुमाइंदे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि हम अवाम पे बोझ डालें? पाकिस्तान को एक बड़ी मुश्किल हाल से निकाल के IMF के मुआहदे पे जब साइन हुए हैं तो आप देखिए उसके कितने कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के ऊपर पहुंचा हुआ था, वहां से वापस पाकिस्तान को निकाल के लाना ये जुए शीट था। और अब अगर आपने कुछ मुआहदे किए हैं
तो उन मुआहदों के नतीजे में पाकिस्तान में चीज़ें इतनी बेहतर होनी शुरू हुई हैं कि आज डॉलर जो है वो 215-16 से भी कम हो गया, यकीनन और कम होगा और ये और नीचे आएगा। अब आस्ता आस्ता ये जो समरात है जो स्टेबिलिटी के, ये अवाम पे पास ऑन होंगे। लेकिन बहरहाल इसमें कुछ चीज़ें वो भी हैं जो आपको वो शराइत जो इमरान खान साहब ने IMF के साथ डील करते हुए तय की थी, अब इसको बहाल कराते हुए IMF की शर्त तो ये थी ना कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आप बढ़ाएंगे, आप सेल्स टैक्स लगाएंगे, आप पैसे इकट्ठे करेंगे। अब जब लेवी नहीं बढ़ेगी, सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, रिजर्व्स पे हमारा प्रेशर जरूर है और हुकूमत के पास जब ऐसे मौके पर जब एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, टैक्सेस ही बच जाते हैं रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, वो टैक्सेस नहीं लगाएंगे तो IMF की कंडीशंस को कैसे मीट करेंगे फिर आप? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि टैक्स की कलेक्शन बेहतर करनी है। IMF को बेसिक गर्ज तो है ही इस बात से ना कि आप अपना टैक्स कलेक्शन बेहतर करें, तो यकीनन हमने जो टारगेट रखे हैं वो पिछले साल से ज़्यादा बड़े हैं और हम इस बात को मद्देनजर रख के कर रहे हैं कि आम आदमी पे बोझ कम पड़े और टैक्स की बहरहाल रेशो बढ़ानी है। इसमें भी बड़ी मुश्किलात होती है, लेकिन हम वो टैक्स जो आम आदमी पर पास ऑन हो जाए उसको हतुल मकदूर नहीं बढ़ाएंगे। नहीं कायरा साहब, इन कीमतों में इजाफा का फायदा किसको होगा? मतलब जिसमें लेवी नहीं बढ़ रही, सेल्स टैक्स नहीं बढ़ रहा, इस इजाफे का रहनुमाई फरमाइए कि हुकूमत को क्या फायदा हो रहा है सर? जी हुकूमत को फायदा का इशू नहीं होता मेरे भाई। ये कोई एक दिन में आज की ब्रंट की कीमत लेके आपने तय नहीं करना होता, ये आप पिछले हफ्ते की कीमत लेते हैं। ये एडजस्टमेंट फार्मूला है। ये मैं किसी वक्त चाहूंगा कि आपके साथ पैमरा वालों को या नेपरा वालों को कहा जाए कि नेपरा आपके साथ वो फार्मूला शेयर कर दे ताकि आप देख सकें कि जो प्राइसेस सेटल होती है वो कैसे होती है। तो इसमें आमदन वाला सूरत हाल नहीं है, बल्कि इस वक्त जो आलमी मंडी में सूरत हाल है उसके मुताबिक जो प्राइस बनती है। हाँ, इसमें सब्सिडी नहीं है, ये बात दुरुस्त है कि इसमें कोई सब्सिडी शामिल नहीं है, लेकिन इसमें कोई टैक्स भी शामिल नहीं है, ये बात भी दुरुस्त। अच्छा कायरा साहब, अब पॉलिटिकली अगर इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस देखें तो पॉलिटिकल कॉस्ट तो है और खासी तनकीद हो रही है, अवामी तनकीद भी का भी सामना है हुकूमत को। एक तरफ तो मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट की, उसमें यह भी बता दिया कि नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं वो बरहमी का इजहार करते हुए एक निजी मीटिंग से उठकर चले गए। मतलब वहां पर तो इस तरह का एक डिवाइड दिखाई दे रहा है। पीपल्स पार्टी अपने आप को कहां देखती है इस सारे मामले पर? देखिए, मियाँ साहब का उठ के चले जाना, कोई मियाँ साहब उठ के मीटिंग में चले गए होंगे ऐसा नहीं है। मियाँ साहब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मियाँ साहब भी इस मामले को जानते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब सियासतदान हैं, वो 3 दफा वज़ीर आज़म रहे हैं, हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि उनको इस बात का, हाँ, इससे जो असरात लोगों की जिंदगी में हो रहे हैं वो मुश्किल है, लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है प्राइस बढ़ने से, लिहाजा उस पर कोई भी खुश नहीं है। मियाँ साहब भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है। लेकिन क्या ये खुशी से बढ़ाया जा रहा है या गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन है? इसके ऊपर सब्सिडी दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है? कॉन्सेंट्रेट नहीं दी जा सकती। वो किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ये कैसा फैसला है जो एक नेसेसिटी है, मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। सब्सिडी के मुतहमिल नहीं हो सकते, पॉलिटिकल कॉस्ट के मुतहमिल हो सकते हैं, ये नहीं, ये तो अब हुकूमत ही जानती है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इमरान खान ने शहबाज गिल के दिए गए स्टेटमेंट से मुताल्लिक के खुद को डिस्टेंस किया है। शहबाज गिल केस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बार फिर सेशन अदालत में आ गया है। इसमें क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए शहबाज गिल के बयान को गलत करार दिया। जहां इमरान खान साहब ने शहबाज गिल के स्टेटमेंट को कंडेम किया है, वहीं उन पर जो ब्रूटली अगर उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है तो उसकी भी मजम्मत कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो यकीनन काबिल मजम्मत है, ये सब नहीं होना चाहिए। उनके अपने सूबाई वज़ीर दाखिला इसके बिल्कुल बरक्स बयान दे रहे हैं कि उन पर ये जो तशद्दुद जिसका हवाला इमरान खान साहब ने दिया है ऐसा नहीं हुआ, और शहबाज गिल के बयान पर तशद्दुद की तरदीद कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर के मुताबिक शहबाज गिल से वो खुद मिले हैं और वो बिल्कुल ठीक है। शहबाज गिल को बरहना करके मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाशिम डोगर साहब जो सूबाई वज़ीर दाखिला है वो क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी आपके साथ रखते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम वेरी वेरी क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर कि ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा ले,
अगर कोई लगाएगा तो मैं डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन लूँगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। मैं पंजाब का बस ये मैं समझता हूँ, मैं अभी इसके बाद उनसे मुलाकात करूँगा और उनको मैं बताऊँगा जो एक्चुअल सिचुएशन है। अब दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के दोबारा जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरखास्त की भी समाअत की। अदालत ने शहबाज गिल के दोबारा जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरखास्त को काबिल समाअत करार देते हुए सेशन जज को इसे आज ही सुनने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट के हुक्म के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत है। सेशन जज दरखास्त सुनकर इसका मेरिट पर फैसला करें। इस्लामाबाद में आज एक और अहम केस यानी ममनुआ फंडिंग केस पर भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की दरखास्त की समाअत हुई, जिस पर एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट शहबाज गिल केस, इसमें क्या होने जा रहा है, खास तौर पे इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट के बाद जिसमें उन्होंने शहबाज गिल के बयान की मजम्मत की है और कहा है कि ये नहीं कहना चाहिए था। बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहब किया है। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने क्योंकि शहबाज गिल के स्टेटमेंट को कंडेम किया है, गुज़श्ता हफ्ते हम आपसे बार बार पूछते रहे कि क्या ये पार्टी पॉलिसी स्टेटमेंट था या पार्टी पॉलिसी से हटकर स्टेटमेंट दिया है। आप उस वक्त खिचखिचा रही थी, लेकिन आई होप कि अब कप्तान के कहने के बाद, मजम्मत करने के बाद, अब तो एक आपका क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान साहब। सबसे पहले तो है कि मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था और मैं आज भी अपनी बात पर उतनी ही कायम हूँ कि अगर शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट गलत है तो उससे वर्स स्टेटमेंट मरियम सफ्दर की है, नवाज शरीफ साहब की है, जो वो ख्वाजा आसिफ साहब की है, अयाज सादिक साहब की है, उसके अलावा परवेज़ रशीद साहब की है, सफदर साहब की है, या आसिफ अली जरदारी और सबसे वर्स मौलाना फजलुर रहमान साहब की है। तो जो आइन और कानून के लिहाज से अगर गिल साहब को सज़ा मिलनी चाहिए तो उससे वर्स सज़ा इन सबको मिलनी चाहिए। हम कल भी वही बात करते थे, हम आज भी वही बात करते हैं। अच्छा, लेकिन पंजाब के जो सूबाई वज़ीर दाखिला है कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब, उनका स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा, अभी हमने चलवाया है। वो तो बिल्कुल इसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो मिले शहबाज गिल साहब से, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। उसी के फ़ौरन बाद उनकी ट्वीट भी आई है। उस ट्वीट को भी आप यहाँ पर अवाम को बता दें कि उन्होंने क्या कहा है। उसी ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा है कि शहबाज गिल को वहाँ पर चक्की के अंदर रखा गया और उसी पर उन्होंने सुप्रिटेंडेंट, जेल सुप्रिटेंडेंट को और DIG को हटाया है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, शहबाज गिल साहब ने उन्होंने दिखाया था अदालत के अंदर भी कि किस तरह से उन पर इस फाशिस्ट हुकूमत ने जुल्म सितम ढाया है, किस तरह से उनको मारा पीटा गया और किस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है। यही तो मैं आपको बताती हूँ कि फाशिज्म यही होता है कि आप बिल्कुल ये काबिल मजम्मत है अगर कोई मारपीट हो रही है या ऐसी चक्की में रखा गया है। लेकिन आलिया हमजा साहिबा, सवाल मेरा ये है कि अडियाला जेल में शहबाज गिल साहब को रखा गया और ये तो पंजाब हुकूमत के अंडर आती है, यानी ही इज अंडर पंजाब पुलिस कस्टडी। जी, अगर ये देखें, अगर ये पंजाब पुलिस की कस्टडी ज़रूर थी, लेकिन वहाँ पर इसीलिए सुप्रिटेंडेंट को और DIG को वहाँ के हमने मुअत्तल किया है कि वो ऐसे गैर कानूनी काम कर रहे थे, वो जिस तरह की हरकतें कर रहे थे और जिस तरह से जुल्म सितम के पहाड़ ढा रहे थे, इसी बेसिस के ऊपर तो उन्हें वहाँ से फारिग किया गया। और यही तो मैं बताना चाहती हूँ, अवाम नहीं भूली है, अवाम 25 मई का फाशिज्म नहीं भूली है। वो दिन नहीं भूले, बनाने के पर्चे हुए, हम वो भूले नहीं है। जी बिल्कुल, वो भुगत रहे हैं वो लोग जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस है उसमें तो मैसिव रीशफलिंग हो रही है। मेरा ख्याल है कि ये भी जस्टिफाइड नहीं है। वो जो बेचारे पुलिस वाले ना वो इधर के रहते हैं ना इधर उधर के रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी आड़े उसमें आ जाती है, वो गले की हड्डी बनी रहती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो स्टेटमेंट खासतौर पर अब इमरान खान साहब ने दिया जिसपे कंडेम किया है शहबाज गिल को, अब क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मामला एक बार फिर सेशन कोर्ट के अंदर आया है, तो आपको लगता है इस स्टेटमेंट के क्या इंप्लीकेशंस होंगे शहबाज गिल साहब के केस के ऊपर, इमरान खान साहब के? देखिए, मेरी एक बात सुने, मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि इस मुल्क के अंदर अगर किसी ने इदारों में तसादुम पैदा करने की कोशिश की है तो वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म भगोड़ा मुजरिम है। आपने उसकी तकरीरें, गुजरावाला की तकरीर सुन ले या कोयटा की तकरीर सुन ले, कारगिल के ऊपर उनका बयान सुन ले, या आप बॉम्बे अटैक पर उनका बयान सुन ले। इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान का जिस तरह की उन्होंने बात की है, मतलब
मुझे दोहराते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि वो अपनी फौज को ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिकन फौज का किया है। ये कोई अपनी फौज के बारे में ऐसी बातें कर सकता है? या फिर आसिफ अली जरदारी का वो बयान जिसमें वो ईंट से ईंट बजाने की बात करें उस इदारे की और उसको ये धमकी दे रहे हैं कि तुम तो कुछ अरसे के लिए आते हो, हमने तो यहीं पर रहना है? या फिर हम अगर ख्वाजा आसिफ साहब की या अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट या मरियम सफदर के नारों को देखते हैं या मरियम सफदर की जहर आलूद बातों को देखते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को टर्न एंड ट्विस्ट हम कर सकते हैं। तो हम टू ऑर्स कैन नेवर मेक राइट, टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट। मेरा सवाल तो शहबाज गिल से मुताल्लिक है, ये कंडेमेबल है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो भी देगा वो काबिल मजम्मत है, उसको उसकी जो सजा बनती है वो देनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दिया, कंडेम किया शहबाज गिल के स्टेटमेंट को, अब क्या इंप्लीकेशंस देख रही है उनके केस के ऊपर इसके? देखिए, मैं सिर्फ इतना देख रही हूँ कि शहबाज गिल साहब अपनी एक्सप्लेनेशन बेहतर दे सकते हैं। और जो शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट आ रही है, जो मीडिया के डिफरेंट वीडियोस जो लोग चला रहे हैं चलते फिरते, वो तो यही कह रहे हैं कि मैं अपनी फ़ौज से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं उसके इदारे से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं ऐसी कोई बात करने का सोच भी नहीं सकता। इससे एक्सप्लेनेशन शहबाज गिल साहब सबसे बेहतर दे सकते हैं। लेकिन अवाम के लिए इदारों की महाफिज तहरीके इंसाफ और चेयरमैन इमरान खान ही हैं। और इदारों के लिए भी अगर कोई 5th जनरेशन वॉर लड़ रहा था उनके लिए तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आम अवाम थी। जब मरियम नवाज या मुजरिम शरीफ या ख्वाजा आसिफ या अयाज सादिक या मौलाना फजलुर रहमान किसी किस्म की बात करते थे तो या खान साहब आगे आकर खड़े होते थे या हम होते थे या आलिया हमजा साहिबा, अभी भी हम यही कहते हैं कि हम किसी को एक तासुर है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खुद कप्तान को बैकफुट पे चले गए हैं। देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, फिर जो केसेस का मामला है, हुकूमत भी सेंटर में खड़ी हुई है, कोई ऐसा मैसिव प्रोटेस्ट नहीं देख रहे, कोई हम रैली नहीं देख रहे, मार्च नहीं देख रहे, वो धरना एक जो था इस्लामाबाद की तरफ वो तो बिल्कुल दरमियान में कहीं गुम हो गया। तो क्या वाकई आप बैकफुट पे चले गए? ये तासुर दुरुस्त है? ये तासुर बिल्कुल गलत है। ना कप्तान बैकफुट पर जाते हैं ना कप्तान की टीम बैकफुट पर जाती है। मैं आपको बता रही हूँ, मीडिया के हक में भी प्रोटेस्ट होने लगे हैं। जिस तरह से मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, जिस तरह से हमारे सहाफ़ियों के प्रोग्राम्स ऑफ एयर किए जा रहे हैं, जिस तरह से उन्हें मुल्क छोड़ने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है और उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं, जिस तरह से चैनल्स बंद किए जा रहे हैं, हम उनके साथ भी खड़े हैं, हम अवाम के साथ भी खड़े हैं और अवाम के लिए। आज अगर इमरान खान होता तो ये पेट्रोल जो 234 से 236 के दरमियान ये कर रहे हैं वो 120 में अवाम को मिल रहा होता। आज जो बिजली के बिल हमारे दौर के अंदर 12,000 का 350 यूनिट का बिल आता था, आज 350 यूनिट का 30,000 का बिल आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से अद्वियात की कीमतें 40% बढ़ गई हैं। आटा, चीनी, दालें पूरी दुनिया के अंदर सस्ती हो रही हैं और यहाँ पर उनकी कीमतों को आसमान तक वो बातें करी हैं। मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि जिस महंगाई मार्च को ये महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे थे वो अवाम मुकाओ मार्च था और वो इन्होंने साबित कर दिया। मेरा सवाल तो आपसे है कि आप क्या कर रहे हैं? मुकाओ मार्च महंगाई तो आम आदमी के लिए है, महंगाई तो हमारे लिए है, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं आलिया हमजा साहिबा? देखिए, मेरी बात सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की जमात है, आम आदमी की जमात है, हम सबके साथ हैं। ये महंगाई का मार्च भी होगा, उसके अलावा मीडिया के लिए भी हम प्रोटेस्ट करें। हम हर चीज़ में वो करेंगे जो हमारे अवाम जिसकी वजह से सफर करें। अच्छा, लास्टली कि हमारे साथ अवाम खड़ी है। ऑन सितंबर प्लान जो खान साहब ने बताया कि सितंबर में आने वाले दिन बड़े क्रूशल होने वाले हैं, समझिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्या होने जा रहा है? डू यू एग्री कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? वो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो रही है इमरान खान साहब की, एंड व्हाट इफ डिस्क्वालिफिकेशन हैपेंस? सबसे पहले तो मैं रेहान साहब एक बात कर दूं, इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का मुकाबला हो ही नहीं सकता। एक मुजरिम है, बीमारी का बहाना बनाकर झूठ बोलकर जमानत पर बाहर भागा हुआ है। यहाँ पर खान साहब वो हैं जो पूरी तरह से मुकाबला करें इनके हर फाशिज्म का, हर फस्तायत का, और यहीं पर बैठे हुए मुकाबला करें। जो जो रेफरेंसेस ये लेकर आए हैं हम बिल्कुल उनको फेस करेंगे। और मैं आपको बता रही हूँ, ये जितना मर्जी
लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे, एनआरओ का रोना रो रहे। नहीं, वैसे आपको लगता है ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड प्लान है, डील देंगे? और मैं आपको बता रही हूँ कि इमरान खान के बगैर इस मुल्क में सियासत का कोई तरीके इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड प्लान है, खान साहब से है। आपको लग रहा है ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये बता बनने जा रहा है? मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रही हूँ। एक लास्ट लाइन में मैं बड़ा इसका जो आज मैं ये बात कर रही थी कहीं पर बैठी हुई, और मैं ये कह रही थी कि अवाम को हम कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे, यानी अवाम को कब तक इन स्टेटमेंट्स देकर बेवकूफ़ बनाया जाएगा कि अवाम के वसी तर मफाद में मिसाके जमहूरियत से, मिसाके मईशत से, उसके बाद हम अब आ गए हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की टर्म निकाल के। ना कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की टर्म है, ना हम किसी किस्म की डील के अंदर जाएंगे, ना हम किसी किस्म की ढील देंगे। खान साहब पहले भी सादिक और अमीन से डिक्लेयर हुए थे अवाम से स्टैंप लगा के, और एक दफ़ा दोबारा PDM की इन सारी कोशिशों के बाद इमरान खान साहब एक दफ़ा दोबारा सादिक और अमीन की स्टैंप लगा कर सुर्खरू होंगे और पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा मलिक हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और बड़ा खौफनाक वाकया हुआ है इस्लामाबाद में, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इसका सोशल एस्पेक्ट क्या है, तो बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पेश आए अफसोसनाक वाक़े का जिक्र भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर करेंगे, लेकिन 75 बरस हमारी आज़ादी को हो गए हैं। हमने अपना 75वां यौम आज़ादी मनाया, लेकिन हकीकत में 75 बरस के बाद हज़ारों अरब के कर्ज़ों में डूबकर हम आज़ाद नहीं हुए, बल्कि ग़ुलामी की ये जंजीरें मज़ीद तगड़ी, मज़ीद गहरी होती चली जा रही हैं। और जो रीसेंट स्टैट्स हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। एक ना टूटने वाली जंजीरों में जकड़े हुए हम, हमारा कौमी निशान कशकोल बन चुका है। ये हमारी मजबूरी, मुश्किल से दिल पे हाथ रख के ये कहना पड़ता है कि कर्ज़ों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं। कशकोल बन गया है कौमी निशान हमारा। दुनिया हमें कर्ज़ों के सहारे पलने वाली कौम समझना शुरू हो चुकी है, और हालत यह है कि अब तो दोस्त ममालिक ने भी नज़रें चुराना शुरू कर दी हैं। उनकी नज़र में भी हम मुश्किल वक्त के बहाने बनाकर कर्ज लेते हैं, लेकिन मुश्किल टल जाने पर दोबारा अय्याशियों में मुब्तला होकर सब उजाड़ देते हैं और दोबारा से नई इमदाद, नए कर्ज़ों की तलाश में निकल पड़ते हैं, जिससे हर साल हमारे मुल्की कर्ज़ों में सैकड़ों अरब का इजाफा हो जाता है। माली साल 2022 में पाकिस्तान के कर्ज़ों में 118 खरब रुपए का है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की SBP के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के मजमूई कर्जे और वाजिबात 30 जून तक 596 खरब 96 अरब तक जा पहुंचे थे, जो माली साल 2021 में 478 खरब 44 अरब रुपए हैं। माली साल 2022 में कर्जों और वाजिबात में सालाना एतबार से 24.8% बढ़ोतरी हुई है, जबकि माली साल 2021 में सिर्फ 7.3% नमू थी। स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार से यह भी पता चलता है कि माली साल 2022 में GDP की शरह के एतबार से मजमूई कर्ज और वाजिबात माली साल 2021 के 85.7% के मुकाबले 89.2% थे। माली साल 2021 में 456 खरब 70 अरब रुपए 4.567 के मुकाबले माली साल 2022 में मजमूई कर्ज और वाजिबात की अदायगी बढ़कर 554 खरब 80 अरब रुपए हो गई है, जिसमें माली साल 2022 के दौरान 21.6% इजाफा हुआ है, जबकि माली साल 2021 में ये इजाफा 2.5% था। मरकजी हुकूमत यानी उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत, उसका मजमूई कर्जा मकामी कर्ज जून 2022 तक 310 खरब 36 अरब रुपए तक पहुंच गया था, जो जून 2021 के आखिर तक 262 खरब 65 अरब रुपए था। और पाकिस्तान का मजमूई बैरूनी कर्जा एक्सटर्नल डेट माली साल 2021 में 1 खरब 22 अरब 29 करोड़ 20 लाख डॉलर्स के मुकाबले में माली साल 22 में 1 खरब 30 अरब 19 करोड़ 20 लाख 130 डॉलर्स तक पहुंच चुका है। यूँ इसमें 89 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान को माली साल 2022 में बैरूनी कर्जों की अदायगी के तौर पर 15 अरब 7 करोड़ 10 लाख डॉलर्स अदा करने पड़ेंगे, जो कि गुज़श्ता माली साल में 13 अरब 42 करोड़ 40 लाख डॉलर्स थे। पाकिस्तान ने 12 अरब 9 करोड़ 30 लाख डॉलर्स बतौर असल रकम और 2 अरब 97 करोड़ 80 लाख डॉलर्स बतौर सूद अदा किया है। इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। सूद असल रकम का तकरीबन 7 था और माली साल 2022 के दौरान सरकारी इदारों के कर्ज में कदरे कमी देखी गई है। और आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक PIA माली साल 2021 के 1 खरब 53 अरब 30 करोड़ रुपए के मुकाबले में माली साल 2022 के 1 खरब 82 अरब रुपए के साथ सबसे ज्यादा कर्ज का मालिक है।
यानी जब कोई नई हुकूमत आती है तो उसकी जानिब से बताया जाता है कि हमें विरसे में इतनी रकम कर्ज के तौर पर मिली है, और ये स्नोबॉल इफेक्ट है जो हर आने वाली हुकूमत तक मुंतकिल होता है, और फिर आने वाली हुकूमत ये क्लेम करती है, डंडोरा पीटती है कि हम जो रकम कमा रहे हैं, जो टैक्सेस से इकट्ठी कर रहे हैं, वो डेट सर्विसिंग में जारी है, एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स की मद में जारी है। ना सिर्फ ये कि लोकल डेट बढ़ रहा है, मकामी कर्ज बढ़ रहा है, बल्कि एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स के भी हमें रकम अदा करनी पड़ रही है। और यूँ इस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से दो चार है, सख्त माशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है और माशी दलदल में फंसा हुआ है। ये सूरत हाल 75 बरस के बाद तो है, अब इसके बाद कब तक जारी रहती है? क्या कभी थम सकेगा ये कर्ज़ों का पहाड़, ये कर्ज़ों के बोझ तले एक आम आदमी जो फंसा हुआ है, हर आने वाला बच्चा मकरूज़ पैदा होता है, क्या कभी ये कर्ज़ के बादल छट सकेंगे या नहीं छट सकेंगे? ये तो यकीनन जो हम आज बो रहे हैं वो कल काटना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वो जो इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में होने वाला अफसोसनाक वाक़या है वो इस ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। वेलकम बैक। पाकिस्तान जो इस्लाम का कला है, इसमें अवामी जगह ख़वातीन के लिए मकामात ममनुआ बनते जा रहे हैं। हिरासगी के वाक़यात को हम वक्ती तौर पर तारी तो कर लेते हैं, लेकिन चंद रोज़ में इसको फरामोश कर देते हैं। यही वजह है कि लापरवाही के नतीजे में पेश आने वाला वाक़या गुज़श्ता वाक़े से मज़ीद भयानक होता है। मुल्क में जिनसी हिरासगी के कई कवानीन तो बनाए गए हैं, लेकिन अमल दरामद सिफर होने के सबब हिरासगी या हरासमेंट के वाक़यात मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं, जो बाइस तशवीश है। वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के दिन गैर मुल्की ख़वातीन के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े ने पूरी कौम के सर शर्म से झुका दिए। 14 अगस्त को शक्करपड़िया में वाक़या पाकिस्तान मोनूमेंट में 2 गैर मुल्की ख़वातीन को हिरासा किया गया और वीडियोज़ बनाई गई, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वायरल होने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि गैर मुल्की ख़वातीन के इर्द गिर्द लोग जमा हैं और उनके इर्द गिर्द बाजे बजाए जा रहे हैं, उनके साथ जो है वो उन पर फ़िक्रे कसे जा रहे हैं, उनको हिरासा किया जा रहा है। वीडियो में जहां इंसानी दरिंदे इन गैर मुल्की ख़वातीन को हिरासा कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसी आवाज़ें भी सुनी जा सकती हैं जिन ख़वातीन को इस मकाम से बाहिफाजत निकालने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें हिरासा करने वालों को समझाने की कोशिश की जा रही है। इस वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने नोटिस लिया, जिसके बाद मुल्ज़िमान को उनकी गिरफ्तारी का अमल शुरू कर दिया गया है। अब तक वाक़े में मुलव्विस 4 मरकज़ी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका और उनसे वाक़े से मुताल्लिक़ वीडियोज़ भी हासिल कर ली गई हैं। वीडियो में नज़र आने वाली ख़वातीन ने अपनी रिवायात के बरक्स इस्लामी रिवायात के मुताबिक मुकम्मल लिबास पहना हुआ था, स्कार्फ भी ओढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें हिरास किया गया। बहसीत कौम ये हमारे लिए शर्म का बाइस है। इस वाक़े ने न सिर्फ हमारी कौम के सर पूरी दुनिया में झुकाए, बल्कि ऐसे वाक़यात हमारी सयाहत पर भी गहरे असरात मरतब करते हैं। ये हमारी बदकिस्मती कहें या बहसीत कौम अलमिया कहें कि आम दिनों के अलावा जश्न आज़ादी पर हर साल ख़वातीन के साथ कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, जिसके बाद रिवायती बयानबाजी का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, इसके बाद मुकम्मल चुप साध ली जाती है। अगर हम ख़वातीन को अपने मजहबी रिवायात और कानून के मुताबिक इज़्ज़त नहीं दे सकते, हम अपने दिमाग और सोच को दुरुस्त नहीं कर सकते, तो हमें कोई हक़ नहीं है कि ख़वातीन के हुकूक़, उनकी तालीम, आज़ादी नस्वा के लिए बड़ी बड़ी बातें करें, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज़ कराएँ, अखबारों में महंगे महंगे इश्तिहारात छपवाएँ। बल्कि सबसे अच्छा तो ये होगा कि इस मौजू पर क्यों ना रोज़ा ही रख लें, इस पर बात ही ना की जाए, इस पर चुप मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए चुप साध ली जाए। जितनी भी इसकी कॉन्डमनेशन की है, लेकिन इसको रोकने के लिए सद्देबाब भी करना होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। आप तरह खैर।